नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन के आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता व इससे संबंधित आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे इसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, कम से कम समय में उसे समेटना है। तो उस टॉपिक को आप जब भी देखते हैं तो उसे कंप्लीट देखें। उसके बाद आपका सबसे अच्छा तरीका ये होना चाहिए कि आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सामग्री है, जो भी आपकी एक चयनित बुक है, उसको पढ़िए और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव निकालिए। सबसे बेस्ट तरीका किसी भी टॉपिक को ख़त्म करने का यही है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस की बात की जाए तो इसमें लिखा है अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक समझते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या है। मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। इन 5 प्रश्न से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला जो प्रश्न होगा वो कैसा होगा और किस तरीके से हमें उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको जांचे, उनको देखे, उनको समझे। वरना तो आपके शिक्षण करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी क्लास में तरह तरह के बच्चे होंगे, प्रत्येक में भिन्नता होगी और इसी भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ज़रूरी है टीचर के लिए आप बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है। अब किसी बच्चे की किसी में रुचि है, किसी बच्चे की किसी में रुचि है। जब तक आपको ये ध्यान नहीं होगा तब आपका शिक्षण काहेगा, है ना। तो पहले 5 प्रश्नों के आप आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न आप तक पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझ सकता है। पहला ऑप्शन है आंखों के आधार पर, दूसरा है बुद्धि के आधार पर, तीसरा है भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर और चौथा है गृह कार्य के आधार पर। देखो, हमेशा याद रखना जिंदगी में चारों ऑप्शन आपको सही लगते हो, लेकिन हमें आंसर वो देना है जो सबसे उपयुक्त हो। इसमें तो कई आंसर गलत हैं, जैसे आंखों के आधार पर केवल आप आई कांटेक्ट से व्यक्तिगत विभिन्नता का अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा है बुद्धि के आधार पर, ये तो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। आईक्यू के आधार पर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझा नहीं जा सकता। तीसरा आंसर है भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर, यह आंसर बन सकता है। कम्युनिकेशन से आप बच्चे को एक पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छा तरीका है। गृह कार्य के आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ नहीं सकते। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसी प्रकार से देखो, आरटेट 2012 में एक प्रश्न पूछा गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बिल्कुल सही आंसर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चे का आईक्यू लेवल समान है तब भी उसमें भिन्नताएं हो सकती हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आईक्यू समान है तो समान ही उनकी उपलब्धियां होंगी, है ना। कईयों की कम हो सकती हैं, कईयों की ज़्यादा हो सकती हैं। तो हमें सही आंसर देना था, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही रह जाएगा। बाकी देखिए अगले ऑप्शन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है, ये तो गलत आंसर है। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर एक ही दिशा की ओर झुक जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चों का डायग्राम बना के देखा तो वो एक तरफ ही एक दिशा हो जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डी ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण ही होती हैं। देखिए विవ్యक्तिगत विभिन्नताओं पे हम बात करते हैं, वंशानुक्रम वातावरण पर डिपेंड रहती हैं, है ना। लेकिन ये नहीं है कि केवल वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। ये रीट 2018 का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कि पाठ्यचर्या को समायोजित करना, दूसरा है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, तीसरा है शिक्षण विधियों को समायोजित करना और चौथा है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या माना गया था? ऑप्शन नंबर बी माना गया था कि बच्चों को आप स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ सकते। इससे जो है बच्चे गलत भी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे आगे निकल सकते हैं, कुछ पिछड़ जाएंगे, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। बाकी आप पाठ्यचर्या को समायोजित कर सकते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियाँ चयन कर सकते हैं। कुछ बच्चे कम उपलब्धि वाले हैं, सीखने की दर उनकी कमी है, तो आप योग्यता अनुसार उन्हें समूह में विभक्त भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट आंसर है। लेकिन हमें नहीं पूछा है तो आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा।
अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजन विधि के निर्माता कौन है। मैं आपको इस वीडियो में व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित 8-10 महत्वपूर्ण विधियां हैं, उनके प्रतिपादक हमें ध्यान में होने चाहिए। बस प्रतिपादक ही पूछे जाते हैं। जैसे इसमें प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक पूछे हैं तो आंसर बनेगा आपका किलपेट्रिक। पांचवा प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु कौन सा विकल्प उपयुक्त है। जो बेस्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। पहला है देखिएगा कि बुद्धि के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन कभी नहीं होगा, जिंदगी में याद रखिएगा। आईक्यू के आधार पर आप कक्षा का विभाजन कर ही नहीं सकते, ये कभी भी बेस्ट आंसर आपका नहीं बनेगा। ज़्यादा ही आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये बच्चे कमज़ोर हैं तो आप उनकी उपलब्धियों के अनुसार जा सकते हैं, आप उनकी मानसिक योग्यताओं के अनुसार जा सकते हैं, परंतु आईक्यू लेवल के अनुसार बच्चों का कक्षा विभाजन कभी नहीं करना है, ये उपयुक्त तरीका नहीं है। दूसरा है लिंग के आधार पर बच्चों का या बालकों का कक्षा विभाजन कभी नहीं होगा। तीसरा है लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, ये कभी नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप लड़कियों को कम काम दे रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। चौथा है बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग, ये बिल्कुल अच्छा आंसर बनेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे उचित आंसर हमारा डी रहेगा। तो ये 5 प्रश्न थे और जिन्होंने 5 प्रश्न को सही कर लिया है तो भैया मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि रेट में आने वाला जो प्रश्न होगा उसको भी आप सही करेंगे, क्योंकि इसी से लिंक करता हुआ आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, अब हमारे सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित रेट के सिलेबस की बात की जाए तो बहुत ही कम बिंदु डाले गए हैं। जैसे अर्थ डाल दिया, प्रकार डाल दिए और प्रभावित करने वाले कारक, इनको हम रिकॉल करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इनको पढ़ लिया तो ये हमारा प्रश्न सही होगा। हमें उस तरीके से भी तैयार रहना है, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है कि कोई जनरल क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिलेटेड बना लिया जाए तो हमें बच्चे के रिस्पेक्ट में जो एक टीचर की हैसियत से हम बात करते हैं तो जो उपयुक्त आंसर होगा, बेस्ट से बेस्ट आंसर होगा, वही आंसर हमें देना है। ऐसा नहीं कि हमने नई टॉपिक पढ़ा है तो हम ये सोच लेंगे कि यार हमारा प्रश्न गलत होगा। नहीं पढ़ा है फिर भी हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, हम एक टीचर के रिस्पेक्ट से वो बात करेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल समझने पर आधारित है। आप बिना लिखे भी इस टॉपिक में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। जैसे अर्थ लिखा है तो अर्थ में कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, आपको सिर्फ एक व्यक्ति है उनका नाम याद रखना है, फ्रांसिस गाल्टन का, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। 1880 के आसपास इनकी डेट आती है, बाकी डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आप अर्थ सब लोग जानते हैं कि कोई भी 2 व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, कोई भी 2 बालक होते हैं, वो समान नहीं होते। यहाँ तक जुड़वा बालक की भी बात करें तब भी उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। भले ही वो दिखने में समान हो सकते हैं फिर भी उनमें आंतरिक भिन्नताएं हो सकती हैं। एक की रुचि अलग हो सकती है, दूसरे की रुचि अलग हो सकती है, एक की संवेग अलग हो सकते हैं, दूसरे के संवेग अलग हो सकते हैं, है ना। तो भिन्नताएं कैसी भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो बाहरी रूप से दिखते समान दिखते हैं तो उनमें समानताएं होगी, नहीं, आंतरिक भिन्नताएं भी हो सकती हैं। तो ये हमें थोड़ा सा जनरल ध्यान रखना है। परिभाषाओं की बात करें तो अब तक इस टॉपिक से कोई भी परिभाषा नहीं पूछी गई है और आपको याद भी नहीं रखनी है। ये स्किनर की परिभाषा मैंने लिख जरूर दी है कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता में शामिल किया जा सकता है, कि जिस चीज़ का हम मापन कर सकते हैं उससे व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश हम मान सकते हैं। तो ये एक स्किनर की परिभाषा है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार की बात की जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता आप सब लोग जानते हैं, तरह तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं। जैसे शारीरिक रूप से भिन्नताएं हो सकती हैं, हम शरीर रूप में हम बाहरी जो भिन्नताएं देखते हैं वो शारीरिक भिन्नताएं हो गई। मानसिक रूप से भिन्नताएं हो सकती हैं, कोई मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, कोई मानसिक रूप से ऐसा होता है ना। तो इस तरह से मानसिक रूप से भिन्नताएं हो सकती हैं। संवेग, किसी के संवेग स्थिर होते हैं, किसी के संवेग जो हैं वो अस्थिर होते हैं, है ना। तो संवेगों से संबंधित भिन्नताएं हो सकती हैं। रुचियाँ अलग अलग हो सकती हैं, किसी के विचार नहीं मिलते हों तो विचारों से संबंधित भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। सीखने की गति, एक बच्चा टीचर की बात को बहुत जल्दी सीख जाता है, एक बच्चा ऐसा है जो टीचर की बात को बहुत धीरे समझता है ना। तो सीखने की गति है वो भी भिन्नता का कारण हो सकती है। आदतें हैं, उपलब्धियां हैं, चरित्र है, गामक योग्यताएं हैं, व्यक्तित्व हैं, सामाजिक भिन्नताएं हैं, ये सभी प्रकार की जो भिन्नताएं हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार माने जाते हैं। ये एक बेसिक बात है, जनरल बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है, नाम को समझने है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो उनके लिए देखो, मोस्टली तो देखा जाता है वंशानुक्रम और वातावरण को, और इनको हमें विशेष रूप से भी पढ़ना है क्योंकि हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें अलग से मेंशन कर रखा है
कि वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है, तो इनको तो अच्छे से तैयार करना है, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा जाति हो सकती है, प्रजाति हो सकती है, देश हो सकते हैं, लिंग हो सकता है, आयु है, परिपक्वता है, शिक्षा है, हमारी आर्थिक स्थिति है, वो भी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करती है। तो ये एक जनरल फैक्टर है, इनके बारे में दो दो बातें लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जैसे शिक्षा है, तो आप सब लोग जानते हैं एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो दोनों में भिन्नताएं आपको नजर आ जाएंगे, तो वही व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो ये एक जनरल बात है। बाकी वंशानुक्रम और वातावरण, इनको हम नीचे मैंने लिखी है, इनकी मोस्ट बातें वो जरूर याद रखें। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, हर बार यहाँ से प्रश्न आता है। जैसे पहला है शिक्षण विधियों के चयन में, दूसरा है कक्षा का सीमित आकार। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी क्लास में सारे बच्चे हैं वो एक जैसे होंगे, है ना, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है। हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब हम बच्चों के अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके अकॉर्डिंग हमारी शिक्षण विधियाँ रहेंगी कि किस तरह से, कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बच्चे को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, है ना। तो ये सारा कुछ कैसे होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का जब हमें नॉलेज होगा तब हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा देखिएगा छात्रों का उचित वर्गीकरण। कई बच्चों ने ऐसे लिखा कि छात्रों का हम वर्गीकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा एनसीएफ है वो ये बात करता है कि समावेशी शिक्षा हो, है ना। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या, आपने सही ढंग से इसको समझा ही नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि समान रूप से शिक्षा। वहाँ पर दिव्यांग बालकों की बात की गई है, जैसे विकलांग बालक है तो उनको आप अलग से शिक्षा न देकर बच्चों के एक साथ शिक्षा दी जाए, ताकि उन बच्चों पे भेदभाव ना हो, है ना। उस तरह की बात करता है समावेशी शिक्षा। ऐसा थोड़ी है कि आपकी क्लास में कमज़ोर बच्चे हैं, आपकी क्लास में होशियार बच्चे भी हैं, तो आप जैसे होशियार बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ा दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे होंगे, औसत बच्चे भी होंगे, श्रेष्ठ बच्चे भी होंगे, निम्न बच्चे भी होंगे, और हम ऐसा करते भी हैं। जो निम्न स्तर के बच्चे होते हैं, जो हमारी बात को धीरे से समझते हैं, बहुत कम लेट समय तक समझते हैं, उनको हम आगे बैठाते हैं। मध्य स्तर वालों को बीच में बैठाते हैं, और जो उच्च स्तर की योग्यता रखते हैं उनको हम पीछे बैठाते हैं। तो ये कब होगा, जब हमें पर्सनली एक बच्चे का हमें पता होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम ध्यान में रखेंगे, तब हम ऐसा कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, विशेष रूप से इसको याद रखिएगा। अगला है उचित निर्देशन में, परामर्श में आप एक प्रकार से मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, ये बताने की बात नहीं है। शारीरिक दोषों के आधार पर शिक्षा, जैसे अभी हमने बात की, जैसे आपकी क्लास में कोई शारीरिक दोष, जैसे अंधा बालक है तो अंधों के लिए हम कैसे पढ़ाएंगे, ब्रेल लिपि का यूज करके। बहरे और गूंगे हैं तो उनके लिए ओष्ठ लिपि का, मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी शारीरिक दोष हैं उनको भी हमें मद्देनजर रखते हुए हमारा शिक्षण होना चाहिए। इसके अलावा जैसे रुचि है, किसी की रुचि किसी में है, जैसे लिंग भेद है। अब जैसे महिलाओं की बात करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं, तो उनकी रुचियाँ कहाँ होती हैं, हस्त कौशल में होती हैं, उनकी रुचियाँ कहानियों में होती हैं, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जाए। जैसे बच्चे होते हैं वो खेल कूद में होते हैं, या फिर जैसे महापुरुषों की कहानियाँ उनको पढ़ने में मज़ा आता है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा शिक्षण होना चाहिए। तो ये भी हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का जब हमें नॉलेज होगा, बच्चे को हम पढ़ पाएंगे, तब हम ऐसा कर पाएंगे ना। तो ये भी एक विशेष रूप से मोटे मोटे पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, नोट लगा के मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे बुद्धि पर लिंग की भिन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप सब लोग जानते हैं कि बुद्धि पर लिंग की भिन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों की कम बुद्धि होती है, लड़कों की ज़्यादा बुद्धि होती है ना। इसके अलावा जाति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, इसका भी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो रेटिंग स्केल है, आपकी क्रम निर्धारण मापनी है, उसका प्रयोग भी किसने किया था, गाल्टन ने किया था। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा गाल्टन की बात करें तो इन्होंने एक बुद्धि के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी कि बुद्धि पहचानने और सीखने की योग्यता है। ये भी गाल्टन से संबंधित है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। अब देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण का जो बिंदु है उसको भी हम थोड़ा सा मोटा मोटी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या निकल के आता है, जैसे एक तो विकास को लेकर वुडवर्थ ने बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि जो आपका विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल है। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। वंशानुक्रम को हम जैविक नाम भी देख सकते हैं, कई जगह जैविक कारक भी लिखा आता है, और जो वातावरण होता है उसको हम सामाजिक कारक भी कह सकते हैं, ठीक है। और वातावरण में मैंने आपको एक रोज की परिभाषा बताई थी कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वो हमारे शारीरिक रूप से हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है। वातावरण हमारी बुद्धि को, व्यक्तित्व को, इन सब को प्रभावित करता है। ये हमें मोटा मोटी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, एक प्रश्न आया था, आपको पता होगा पिछले रेट में, कि आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वो हमारे क्या होती है, जीन होती है।
और एक जाइगोट में जो द्विकोशिकीय होता है उसमें कितनी जोड़ियां गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ियां गुणसूत्र होते हैं। और जनरली हम एक व्यक्ति में कितने गुणसूत्र की बात करते हैं, 46 गुणसूत्र की बात करते हैं। मान लो किसी में 47 गुणसूत्र हैं तो उनको फिर रोग हो जाता है, किसी में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं तो भी उनमें रोग हो जाता है। जैसे 47 वाले में रोग आता है डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं, और यदि किसी में 45 गुणसूत्र हैं तो उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। बाकी ये आप सब लोग जानते हैं, मैंने लिख दिया है कि मेल में कौन से गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, और फीमेल में कौन से होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। बाकी इसके बाद देखिएगा वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा वंशक्रम का नियम है, कौन सा नहीं है, या फिर कोई प्रतिपादक पूछ लिया जाए, या फिर ऐसे ही जनरल नाम आप याद रखिएगा। जैसे बीज कोष की निरंतरता का नियम है तो ये इसमें किसका नाम आएगा, बीजमैन का नाम आएगा, है ना। जैसे समानता का नियम है तो सह से समानता, सह से सोरेनसन, है ना, माता पिता जैसी संतान उत्पन्न होना। जैसे विभिन्नता का नियम है तो लेमार्क और डार्विन का नाम आता है। जैसे माता पिता हैं, कुछ गुण तो उनके समान आते हैं, कुछ उनके भिन्न गुण आ जाते हैं। एक है प्रत्यागमन का नियम, रिग्रेशन का नियम, ये जरूर याद रखिएगा, इसके संदर्भ में प्रश्न आता भी आता है कि माता पिता से विपरीत गुण यदि किसी संतान में आते हैं किसी, तो वो कौन से नियम के अकॉर्डिंग आते हैं, तो याद रखिएगा वो होता है आपका प्रत्यागमन का नियम। इसके अलावा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है और मेंडल का नियम है, आप सब लोग जानते हैं मेंडल का नियम भी, तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिएगा शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला नहीं हूँ। ये पीडीएफ में यहाँ से वीडियो एंड होते ही आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी इसमें जो बातें लिखी हैं बेसिक बातें आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये मैंने पॉइंट को ज़रूर ऐड किया है। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं एवं शिक्षक हैं, इन दोनों के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं वो इसमें आपको नज़र आ जाएंगे। इसको भी आप जरूर पढ़िएगा यदि आपके पास समय हो तो। अब देखिए ये पॉइंट लेके आ रहा हूँ, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ। इनमें सिर्फ आपको नाम पूछा जाएगा, जैसे मोंटेसरी है तो किसने दी थी, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है तो किसके द्वारा दी गई थी। सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, तो इसमें 10 हैं, ज़्यादा नहीं है। इनको हम फटाफट से देख लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना विधि जिसको हम कहते हैं, तो ये किसके द्वारा दी गई है, किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है। 2012 में जो प्रश्न पूछा गया था, ऊपर मैंने बताया था, उसमें आ गई है ये परिभाषा, ये मेथड आ गया है। अब देखो याद कैसे करेंगे, सबको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप जरूर याद कर सकते हैं। जैसे कील पेट पर, है ना, कोई व्यक्ति कील पेट पे क्यों चुभाता है, जब उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो ये प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, प्रयोजना विधि, है ना। प्रयोजन से आप लिंक कर सकते हो, कोई ना कोई कारण होगा तभी कील पेट पे चुभेगी, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कील पैर पर, अब कील पैर पर, पैसे पैर हो गया तो पैर पैसे आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको थोड़ा सा याद करना है एक बार। बाकी अब आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम आपको प्रेशर इतना होगा कि सही हुआ आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है ना, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद अगला है डाल्टन विधि। ये किसकी है, हेलन पार्कहर्स्ट की विधि है, हेलन पार्कहर्स्ट की विधि है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, जैसे भी आपने याद कर रखा है बहुत अच्छा तरीका है। जैसे इसमें वर्ड निकल के आ रहा है पार्क, अब पार्क में हमें क्या नहीं ले जाना है, लालटेन नहीं ले जाना है। क्या नहीं ले जाना है, लालटेन। लालटेन से आपको क्या करना है, डाल्टन करना है। जब भी डाल्टन आए तो आपको क्या समझना है, लालटेन। लालटेन कहाँ नहीं ले जाना है, आपको पार्क में नहीं ले जाना है, क्योंकि पार्क में तो ऐसे ही हम सुबह के टाइम जाते हैं तो ज़रूरत ही नहीं होती है ना उस टाइम। तो ये अब थोड़ा सा लिंक करके ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखो किंडरगार्टन विधि, ये किसके द्वारा दी गई है, फ्रोबेल के द्वारा। इसको भी आप लिंक कर लीजिए। जैसे इसमें गार्टन नज़र आ रहा है तो गार्टन को आप क्या समझोगे, गार्डन। गार्डन को आप क्या समझोगे, गार्डन। और फ्रोबेल में क्या आ रहा है, फ्री। गार्डन में हम कैसे खेलेंगे, फ्री होके खेलेंगे। किससे खेलेंगे, बॉल से खेलेंगे। बॉल से कैसे खेलेंगे, फ्री होकर खेलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फ्रोबेल। तो किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। मोंटेसरी विधि नाम से ही हो जाएगा, मोंटेसरी ने दी थी। इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन पूछे तो आपको क्या करना है, स्किनर करना है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे साखी अभिक्रमित अनुदेशन क्या जनक पूछे जाए तब आपको करना है नॉर्मन क्राउडर, और रेखी का पूछे जाए तब आपको करना है स्किनर। इन दोनों का नाम नहीं हो, सीधा पूछ लिया जाए अभिक्रमित अनुदेशन, तब आपको स्किनर ही करना है। याद कैसे रखेंगे, देखो क्राउडर में क्या आ रहा है, क्राउडर, क्राउडर, इसमें लास्ट में आ रहा है डर। और डर हमें कब लगता है, जब हम पेड़ की शाखा पर चढ़ते हैं। पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ की शाखा पर चढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, डर लगता है, सबको लगता है। तो जहाँ पे भी डर लिखा हुआ वहाँ आपको शाखा से लिंक करना है। और दूसरा बचा हुआ आपका आ जाएगा रेखी।
इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि रेखा की जो स्किन है वो नर से कैसी होती है, अच्छी होती है, इंसानों से कैसी होती है, अच्छी होती है ना। तो रेखा की स्किन ऐसे आप लिंक कर सकते हो। इसके अलावा देखो विनेटिका विधि किसकी है, वासवर्ण की है। वैसे विनेटिका वैसे हो जाएगा आपका वासवर्ण। और वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे विनय ने क्या लगाया, टीका लगाया, और टीका लगाने के बाद क्या कर लिया, वास कर लिया। वास का मतलब धो लिया उसको। इसके अलावा देखो ड्रेकाली विधि है, तो ये ड्रेकाली की हो जाएगी। खोज विधि है वो किसकी है, आर्मस्ट्रॉन्ग की है। अब खोज विधि, खोज कौन व्यक्ति कर सकते हैं, जिसकी भुजाएं स्ट्रोंग हो। भुजाएं स्ट्रोंग, भुजा का मतलब क्या है, आर्म स्ट्रोंग हो। तो ऐसे आप इसको याद कर सकती हो। इसके अलावा है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये किसकी है, मॉर्गन की है। मॉर्गन में क्या नाम निकल के आ रहा है, मोर निकल के आ रहा है। और मोर हमारे कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर हमारे पर्यावरण को कैसा करता है, एक प्रकार से पर्यावरण का क्या कहेंगे यार, पर्यावरण के लिए ज़रूरी है मोर का होना, है ना। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है ना। तो इसको पर्यावरण से आप लिंक कर सकते हो, जैसे भी है ना। एक बार आप जरूर लिंक कर लीजिएगा। बेसिक शिक्षा ये महात्मा गांधी है, बुनियादी शिक्षा की बात करता है, हस्त कौशल की बात करता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि किसकी है, तो प्रोजेक्ट पैर कील पे यानी किलपेट्रिक। डाल्टन विधि, डाल्टन को लालटेन समझना है, पार्क में नहीं ले जाना है, यानी पार्क हस्ट हो जाएगा। किंडर गार्डन विधि, गार्डन में कैसे खेलना है, फ्री होके खेलना है बॉल से, तो फ्रोबेल हो जाएगा। मोंटेसरी किसकी है, मोंटेसरी की। अभिक्रमित अनुदेशन किसकी है, स्किनर की है। और डर हमें कब लगता है, जब हम पेड़ की शाखा पर चढ़ते हैं। नहीं, शाखी का किसके संबंध करेंगे, क्राउडर के साथ। विनेटिका विधि किसकी है, वासवर्ण की है ना। जैसे विनय ने टीका लगा के फिर क्या कर लिया, वास कर लिया, धो लिया, है ना। वास पर। ड्रेकाली विधि, ड्रेकाली की हो जाएगी। खोज कौन करेगा, जिसकी भुजाओं में दम होगा, आर्म स्ट्रोंग होगी, है ना, आर्म स्ट्रोंग। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, यानी पर्यावरण को में कौन घूमता है, वो आप सब लोग जानते हैं, मोर घूमता है। और बेसिक शिक्षा की बात कौन करता है, आपका महात्मा गांधी। अब व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित तो हैं आपके 18 प्रश्न, और 16 प्रश्न हैं आपके वंशक्रम और वातावरण से संबंधित। टोटल कितने हैं, 34 प्रश्न हैं। तैयार रहो कि 34 में से आपके कितने सही हो पाते हैं। तो एक बार फिर से फटाफट एक बार तरोताजा होके पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, पहला ऑप्शन है विचलनशीलता, प्रतिमानता, तीसरा है दोनों ए और बी, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑफिशियल आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। तो बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड में, गतिवाहिता योग्यता में, और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अभिवृत्ति क्या होता है, आपका एटीट्यूड होता है, किसी के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी किसी के प्रति सकारात्मक सोच हो सकती है, किसी की नकारात्मक हो सकती है ना। तो वो चीज़ें। गतिवाही योग्यता, सीखने की योग्यता है, उसमें अलग अलग आपकी दर हो सकती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई की गति कम होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या बन जाएगा आपका, 1 मिनट क्या हो गया इसके, 4 नंबर आंसर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है, ये हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। क्या आंसर बना था इसका, ऑप्शन नंबर 3, कि भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, जो हमें सही है वो हमें बताना है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, मैंने ऊपर आपको ये बता भी दिया है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता। मूल्य व्यस्तता है, दूसरा है शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण है, बिल्कुल सही, संप्रेषण तो बनेगा ही बनेगा। अधिगम की प्रक्रियाएं व विभिन्नताएं, ये भी हो सकता है। और बुद्धि, तो याद रखिएगा इसमें आपका बुद्धि कोई आंसर नहीं बनेगा, बुद्धि के अकॉर्डिंग आप व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा विकल्प, नहीं पूछा है तो चौथा हो जाएगा। छठा प्रश्न है मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं। आक्रामकता, सुरक्षात्मक, अस्वीकरण और पश्चगमन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, आक्रामक कहेंगे। सातवां प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन के लिए सबसे अच्छी मापनी कौन सी है। तो क्रम निर्धारण मापनी,
है ना। रेटिंग स्केल या रेशियो स्केल आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। और जिसकी बात किसने की थी, फ्रांसिस गाल्ट ने की थी, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंध में यदि सामान्य संभावना वक्र बनाया जाए तो न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, तो वहाँ पर होगा 2.14%। ये आपको याद नहीं रखना है, ये प्रश्न पता नहीं कैसे आ गया, आया तो नहीं हुआ है ये एग्जाम में, फिर भी आप थोड़ा सा इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी इस तरह के वक्र कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इतना ही बनेगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को निम्न में से क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है, सिंपल सी बात होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाएगा। आपका टॉपिक ये पढ़ रहे हैं तो उसी से अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक कौन कौन से होते हैं, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक व व्यक्तिगत, वंशानुगत व वातावरण। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा हेरिडिटी और आपका एनवायरमेंटल। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जैविक और आपका सामाजिक कारक हो सकता है, वो भी आप जरूर याद रखिएगा, वो भी आंसर कर सकते हो ऑप्शन में हो तो। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला होता है, लर्नर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है, सिंपल सी बात है करेगा। अतः अध्यापक को क्या करना चाहिए, परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए, गलत। कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, ये कठोर शब्द तो कहीं आएगा ही नहीं। विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, ये आप काम कर सकते हो, आप सीखने के मौके दे सकते हो, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ जोड़ सकते हो, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में भिन्नताएं रखते हो, तो उनके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चौथा क्या है, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए, कोई जरूरी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। सामाजिक व्यवहार की बात की है तो देखो, सा से सामाजिक, से संस्कृति, ये तो सामाजिक ही हो गया। पर्यावरण क्या है, ये आपका वातावरण ही होगा, सामाजिक हो गया। और आर्थिक स्तर जिससे वह आता है तो ये भी आपका तीनों ही हो जाएंगे इसमें, तो आंसर बन जाएगा आपका 4th विकल्प। अगला प्रश्न है, फटाफट कर लेते हैं। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक व व्यक्तिगत, और पर्यावरण व वंशानुगत। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पर्यावरण को हम वातावरण कहेंगे, वंशानुगत को हम क्या कहेंगे, वंशक्रम कहेंगे, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, 4th आंसर। अगला प्रश्न देखो, 2008 में आया हुआ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बुद्धि के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन किया जाए, कभी नहीं करेंगे, आपको करना ही है तो उनकी योग्यता, उपलब्धि, उनके अकॉर्डिंग आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन बुद्धि के IQ के आधार पर नहीं चाहेंगे। लिंग के आधार पर बच्चों का कक्षा विभाजन कभी नहीं करना। लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, ये भी नहीं करना है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उपयोग करना है, ये आपका बेस्ट आंसर बनेगा, प्रश्न नंबर 14 का आंसर। अगला प्रश्न है 15 का कि निम्न में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक है। चेहरे के भाव को समझने की योग्यता, अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, ये पूछा है। पढ़ने में रुचि की भिन्नता, ये तो बिल्कुल सही बात है, रुचियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं। बौद्धिक स्तर में भिन्नता, ये भी हो सकता है। मौखिक गाली गलौज, काटना व पीटना, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर माना गया है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर माना गया है। 2008 का मैथ्स की जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा इसको। 16 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। पूर्व अनुभवों में भिन्नता, लिंग में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, और पूर्व निर्देशन में भिन्नता। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो इसका बताइए फटाफट क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लिंग में विभिन्नता। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो कई बार क्या होता है कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन हमें आंसर कौन सा देना होता है, जो सबसे उपयुक्त आंसर हो, जिस आंसर में वो सारी चीज़ें आ जाती हों, है ना। तो इसमें कौन सा ऐसा आंसर बन सकता है, आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। यहाँ लिख दिया ना अधिगम प्रक्रिया, अधिगम क्रिया, इसमें सारी बातें आ गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस टॉपिक का 18वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजन विधि के निर्माता कौन है। तो आपका हो जाएगा किलपेट्रिक।
तो इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण विधियां मैंने बताई थी, ट्रिक भी याद करवा दी है, तो उनको जरूर पढ़ के जाना है। कोई और पूछ ली जाए, है ना, तो इनको जरूर देखिएगा। अब अगले जो 16 प्रश्न हैं वो आपके वंशक्रम और वातावरण से संबंधित है, इनका आंसर आपको करना है। पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित है, किससे गठित है? 2 कोष से, केवल 1 कोष से, और तीसरा है कई कोष से, और चौथा है कोई कोष नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, केवल 1 कोष से। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो किसका कथन है? ये रोस का कथन है। रोस से हमें याद रखना है रीस, है ना, गुस्सा। गुस्सा आता है तो हम किस रूप में देखते हैं? उसे बाहरी रूप में प्रकट करते हैं ना, आंतरिक भी कई बार समा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या होता है, बाहरी रूप से वो दिख ही जाता है। तो बाहरी शक्ति है, ये बात किसने कही है? रोस ने कही है। रीस से आप रोस को लिंक करिएगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? देखो पूछ लिया ना, मैंने कहा था ना ऐसा प्रश्न आ सकता है। समानता का नियम बिल्कुल सोरेनसन ने दिया था, बिल्कुल सही है। भिन्नता का नियम डार्विन वाला सही है। प्रत्यागमन का सही है। अभिप्रेरणा अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपका वंशक्रम का नियम नहीं है, चौथा हो जाएगा इसमें। मानव विकास किन 2 योगदान का परिणाम है? अभिभावक व अध्यापक, सामाजिक व सांस्कृतिक, वंशक्रम व वातावरण। देखो दोनों चीज़ें हो गई ना, वंशक्रम हेरिडिटी और वातावरण आपका एनवायरमेंटल। तो बिल्कुल आंसर क्या बन जाएगा? 3 वाला। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुग भूमिका है, और आकर्षक भूमिका है। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर तो माना गया है इसका ऑप्शन नंबर 1, नाममात्र की भूमिका। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण भूमिका भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर 1 ही माना गया है बोर्ड में। आप जरूर इसका आंसर बताइएगा 5वें प्रश्न का। बाकी मेरे ख्याल से ऑप्शन, देखिए वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, व्यक्तित्व में भी हो सकती है, पर्सनालिटी में देख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है ना, महत्वपूर्ण हम नामात्र की भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फिर वातावरण भी आता है, वंशानुक्रम भी आता है। तो बिल्कुल आंसर आप जरूर बता सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन 1 इसमें बोर्ड ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जन्म क्रम है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, आनुवंशिक प्रभाव है, कौन सा स्तर है? तो 6ठे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर हो जाएगा, आनुवंशिकता प्रभाव। जैविक निर्धारक, मैंने कहा था ना, जैविक की बात कौन करता है? आपका आनुवंशिक वंशक्रम होगा, और सामाजिक की बात कौन करेगा? आपका वातावरण करेगा। बालिका का लिंग निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन से वंश सूत्रों का उत्तरदायी है? बालिका का, लड़की की बात की है, तो लड़की में कौन से होते हैं बताइएगा? एक्स होते हैं, एक्स और एक्स, पुरुष का भी एक्स और महिला का भी एक्स। डीएनए का पूरा नाम ये तो हो जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बालक दे दो, आप जैसा चाहोगे वैसा बना सकता हूँ, ये कथन फेमस हो गया भैया, वॉटसन का है, और वॉटसन खिलाड़ी भी है ऑस्ट्रेलिया का, उनको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, उनको कैसे भी बोल दे दो, है ना, छक्के लगा देगा वो, है ना। तो वैसा ही आदमी है, इंसान है, पता नहीं कैसा आदमी था कि मेरे को जैसा इंसान दो वैसा बना दूंगा। अजीब बात है, वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बालक कोरे कागज़ की तरह होता है, आप जैसा लिखना चाहोगे वैसा बन जाएगा। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है तो बताइए आंसर 10वीं का क्या होगा? जी बिल्कुल, इसका जो सही उत्तर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, मानव का विकास किसका परिणाम है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, वंशानुगति और वातावरण, वंशानुगति और वातावरण। अगला प्रश्न है, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह कथन देने वाले कौन है? EPL हैं, गेट्स व अन्य हैं, बर्नार्ड हैं, व गैरी स्टेनर हैं। तो ये कथन जो है वो EPL का कथन है। ये आप ज़रूर थोड़ा सा जो अधिगम वाला टॉपिक है उसमें ज़रूर आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 2013 में पूछी गई हुए हैं, तो क्या पता पूछ ली जाए, है ना, तो थोड़ा सा ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रभावित होता है, ये देखो बार बार प्रश्न आ गया, 3-4 बार आ गया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? पहला प्रश्न है, बुद्धि, लिंग, व्यक्तित्व और ऊंचाई। तो इसमें क्या बनेगा आपका? इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे का जो लिंग है आनुवंशिकता के आधार पर हम किसका निर्धारण कर सकते हैं? लिंग का निर्धारण कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि सूत्र L बराबर F EF गुणा PF, देखो E तो है आपका इन्वायरमेंटल और P है आपका पर्सनल फैक्टर, तो L अधिगम को व्यक्त करता है, तो EF और PF किसको इंगित करते हैं? तो सिंपल सा आंसर बन जाएगा E का इन्वायरमेंटल यानी वातावरण और P का पर्सनल यानी व्यक्तिगत फैक्टर। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 3 नंबर हो जाएगा। और लास्ट का प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक क्या है? परिवार है, विद्यालय है, आयु व लिंग है, आनुवांशिकता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, आनुवांशिकता। तो ये हमारी आज की क्लास थी। व्यक्तिगत विभिन्नता का चैप्टर मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इसकी पूरी की पूरी PDF यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम समय में हम कैसे समेट सकते हैं वो चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। आई होप आज का ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मनोविज्ञान की जितने भी अन्य क्लासें मैंने ली हैं, अब तक हमारी 10-11 क्लासें हो चुकी हैं, वो अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप ज़रूर देखिएगा। एक ही क्लास में पूरे कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी पढ़ाने वाले इसी टॉपिक को पढ़ाने में 2-3 दिन का समय भी लगा देते हैं, लेकिन हमें इतना समय नहीं खराब करना है। जिस टॉपिक में जितने समय की ज़रूरत होती है उतना ही देना है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।